नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को पीबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 2011 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 8 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। आज हम 9वां क्वेश्चन से चालू करेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो है, आप लोग जा कर के देख लें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम चालू करते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है आज का। उस तरह तो 9वां क्वेश्चन है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। मतलब किस रूप में देखा जाना चाहिए? पहला है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को योग्यता की चुनौती के रूप में। तीसरा है, विद्यार्थियों के रूप में विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारण के रूप में। चौथा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में बाधा के रूप में। देखिए, पहले समझिए कि भारतीय समाज बहुभाषिक का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भारत है, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। एक दोहा है, घाट घाट पे पानी बदले, घाट घाट पे बाणी। यानी कि हम देखेंगे जो जिस क्षेत्र में हम जाएं, लगभग में भाषा थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। तो इसी को हम बहुभाषी कहते हैं। जैसे आप ये बताइए, आप पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ के दूसरा भाषा मिलेगा, बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो भोजपुरी और खड़ी भाषा मिलेगी। तो यानी कि जिस क्षेत्र में आप जाएंगे भाषा बदलती जाती है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा जो पहला ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए भाषा को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है ना? तो भाषा को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन गलत कैसे हो गया, आइए हम काट करके बताते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक की योग्यता की चुनौती के रूप में। ये बताइए, हम भाषा को एक चुनौती के रूप में देखें, भाषा को बहुभाषित को हम एक चुनौती के रूप में देखें, तो वह कहाँ तक सही है? यानी कि यह दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वह क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा है, विद्यार्थियों के रूप में विद्यालय जीवन के एक जटिल अनुभव। ये तो ऐसे गलत है। ये बताइए, जो भाषा हमारे जीवन में जटिल अनुभव थोड़ी ना है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा कहीं भाषा डाल सकता है? ये वैसे गलत है। यानी कि मेरा यह क्या है? पहला ऑप्शन जो है यही एकदम सटीक आंसर है। पहला ऑप्शन मेरा क्या है? सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में रिक्तियाँ रह जाती है, उसके निदान के बाद होना चाहिए। देखिए, बताइए क्या होना चाहिए? देखिए, उसके निदान के बाद सघन अभ्यास कार्य। पहला क्या है? सघन अभ्यास कार्य। पहला क्या है? सघन अभ्यास कार्य। दूसरा क्या है? सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। देखिए, दोहराना इससे पहले पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं, जहाँ पर याद करना, दोहराना। चलिए नीचे लिख देते हैं, याद करना, दोहराना, ये सब क्या है? निगेटिव है। ये सब क्या है? निगेटिव है। तो यानी कि यह मेरा तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? तीसरा ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थियों और अभिभावक को उपलब्धि के विषय में बताना। अरे भाई, उपलब्धि के विषय में हम बता देंगे, इससे मेरा रिक्तियाँ पूरी थोड़ी ना हो जाएगी। चौथा ऑप्शन दिया है कि समुचित उपचारात्मक ज्ञान। एकदम चौथा सही है। आपका क्या है? चौथा सही है। मान के चलिए कि हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं
और उसमें कोई रिक्तियाँ रह जाती है तो उसको हम क्या करें, निदान करें, उपचारात्मक करें। निदान के बाद हम क्या करें, उपचारात्मक करें। यदि उसकी समस्या है हम उसको जान गए तो उसको हल करने की कोशिश करें। यही इसलिए मेरा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए सघन अभ्यास कार्य, देखिए जो सघन अभ्यास कार्य है थोड़ा मोड़ा तो सही है, लेकिन इससे बढ़िया सही मेरा क्या है, चौथा है। देखिए सीटेट में आपको लगेगा कि तब सभी क्वेश्चन सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सबसे सही है उसी को हम चुनेंगे। देखने में लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं। जो सबसे सही है हम उसी को चुनेंगे। अब देखिए आज का तीसरा और उस तरह 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक होता है, यानी कि किशोरावस्था में। पहला क्या है, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। यह बताइए व्यक्ति के पूरे जीवन में जटिल समाजीकरण थोड़ी ना होगा। इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, पहला आपका क्या है, सही है। इसका क्या है, पहला सही है। पहला इसलिए सही है कि जो किशोरावस्था होता है उसमें जो बालक होते हैं उनके लिए एक आधी तूफान की अवस्था है। इसी में हमको चुनना रहता है सही रास्ता, गलत रास्ता, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के संगत मिल रहा है। यह किशोरावस्था में चुनना समझिए कि बहुत ही जटिल होता है, इसलिए ये मेरा सही है। पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था के पहले आपके जीवन में जटिल क्या है भाई, आप खाएंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, पढ़ेंगे, मौज करेंगे, और क्या। तो इस जटिल कहाँ से हुआ, इसलिए जटिल नहीं है। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था भी आपके मान के चलिए जो प्रौढ़ावस्था है इसमें भी आप उतना जटिलता का सामना नहीं करते हैं, और पूरा जीवन भर या जटिलता के सामना कहाँ करेंगे। इसलिए मेरा पहला ऑप्शन जो है यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां जो है अगला क्वेश्चन, अनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए गौण माना जाता है। पहला क्या है, गौण है, क्या है, गौण है। दूसरा क्या है, गत्यात्मक है। तीसरा क्या है, स्थिर है। चौथा क्या है, प्राथमिक है। यानी कि इसमें बताइए क्या माना जाता है। तो देखिए अनुवंशिकता के स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। अनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मनुष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, इसलिए स्थिर माना जाता है। यह मेरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। यानी कि अनुवंशिकता उसे कहते हैं जो आपका कोई गुण है, लक्षण है, वो आपके बच्चे में जा सकता है, आपके नाती पोता में जा सकता है, या आपके अंदर गुण लक्षण आपके दादा दादी का भी आ सकता है। यानी कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलता जाता है। इसलिए यह क्या होता है, अनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। मेरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के जो पहली अवस्था के दौरान बच्चे सबसे बेहतर सीखते हैं। देखिए किससे सीखते हैं, कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं वह किससे, मतलब किससे सीखते हैं, कह रहा है निष्क्रिय को समझने के द्वारा, निष्क्रिय को समझने के द्वारा। दूसरा क्या है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तीसरा क्या है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोगों के द्वारा। चौथा क्या है, इंद्रियों के प्रयोगों के द्वारा। आइए इसको जान लेते हैं। निष्क्रिय को समझने के द्वारा, निष्क्रिय जब है तो वह क्या समझेगा, तो पहला तो मेरा वैसे ही गलत हो गया। दूसरा अमूर्त तरीके से चिंतन, यह बताइए जो 2 साल से छोटा बच्चा है, 0 से 2 साल के बीच में, वो अमूर्त चीज़ों को कहाँ चिंतन कर पाएगा। अमूर्त चीज सबसे पहले यह जानिए कि अमूर्त होता क्या है। अमूर्त यह होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच लेते हैं,
वही अमूर्त चिंतन होता है। तो बताइए 2 साल का बालक कहाँ सोच पाएगा। तो दूसरा मेरा क्या हो गया, वो ऐसे गलत हो गया। तीसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के, ये बताइए जो भाषा के नए, यदि हम उस भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग करें तो 2 साल के बालक कहाँ से सीखेगा। देखिए इसका सही आंसर है चौथा, इंद्रियों के प्रयोगों के द्वारा। यानी मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको भूख लगी है तो वह रोता है, अपने इंद्रियों का प्रयोग रोता है, तो माँ समझ जाती है कि मेरा बालक क्या है, भूखा है, तो उसको दूध पिलाती है। उसके बाद यदि कोई चीज़ उठाना रहता है, मांगना रहता है, तो वो उंगली दिखाता है। क्या करता है, उंगली दिखाता है, यानी कि अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। वह बहुत बेहतर से समझ जाता है। वह किससे सीखता है, इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। तो इसलिए मेरा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सब ये तीनों क्या है, गलत है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए निगेटिव है, कह रहा है कि नहीं करता है। तो देखिए पहला है नियम कैसे काम करती है। पहला क्या है, नियम कैसे काम करती है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। देखिए यह सही है, लेकिन इसमें निगेटिव पूछ रहा है, तो इसलिए मेरा क्या हो गया, गलत है। बताइए नियम कैसे काम करता है, यदि हम उसको उदाहरण दें, यदि हम उसको क्या दें, उदाहरण दें, तो बच्चा जल्दी से सीखेगा। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रदर्शित नहीं करता है, यानी जो गलत रहेगा वही इसमें सही रहेगा, निगेटिव वर्ड है। तो यानी कि मेरा पहला ऑप्शन तो सही है, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। दूसरा करा समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी सही बात है। जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए, एक समानता लाना चाहिए। जो उनका अंतर है वो देखने, मतलब उसके प्रति आपको ऐसा करना चाहिए कि बच्चों में आपस में समानता के व्यवहार हो। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए मेरा क्या है, सही नहीं है, गलत है। तीसरा करा विद्यार्थियों को एकांकी तत्वों और प्रयोगों, तत्वों और प्रक्रियाओं को याद कराने योग्य। देखिए याद कराना आ गया ना, इसलिए मेरा क्या हो गया, सही हो गया। ये निगेटिव वर्ड है, देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, तो जहाँ पे याद कराना आ गया, यानी कि ये आपका क्या है, एक समझिए नोट आप लोग बना लीजिए कि जहाँ पर याद करना, रटना, ये सब आ जाता है, निगेटिव वर्ड है। इसमें निगेटिव वर्ड दिया ही है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा तो जब तीसरा सही है तो चौथा वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वह सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। सीखने को, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। देखिए इसमें व्यवहार जब आ ही गया है तो वैसे यह क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, यह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध में आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट व्यवहारवादी दे दिया है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धता चाहती है। मान लीजिए प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धता चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से उसे क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। देखिए पहला है तनाव को नियंत्रण करना सिखाना चाहिए।
बिल्कुल सिखाना चाहिए भाई। बच्चे जब हैं, आप उसको प्रतिभाशाली बनाना चाहती हैं, योग्य बनाना चाहती हैं, तो कहीं बीच में तनाव आ गया, यदि आप उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? ये बताइए, मान के चलिए आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गया, आप उसका झेलना नहीं जानते हैं, तो उससे निकलेंगे कैसे? झेलना जानेंगे, अपने अंदर नियंत्रण रखेंगे, तभी न निकलेंगे। यानी ये तो करना चाहिए, तो लेकिन यह कह रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो यह करना चाहिए, इसलिए मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकामियों से अलग करना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। उनके काम से ही हम जब अलग कर देंगे, मान के चलिए हमको आगे बढ़ाना है, किसी बच्चों को हमको गाड़ी सिखाना है, और गाड़ी से ही हम अलग कर दिए, तो कहाँ से सीख पाएगा? तो यानी यह नहीं करना चाहिए, इसलिए है मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं। उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, तो इसलिए मेरा गलत हो गया। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना चाहिए, ये भी मेरा क्या है? सही है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई। देखिए ये सब लग रहा है कि सही है, लेकिन देखिए कह रहा है कि यह कठिनाई का नहीं है, पठन गति, यानी कि पठन जो गति है, यह छोटे विद्यार्थियों के लिए कठिनाई में कोई कठिनाई नहीं है। छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना? जब वो छोटा ही बच्चा है तो उसमें कठिनाई का कोई लक्षण नहीं। हाँ, यह लक्षण शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई है तो है। मानिए चलिए कोई हम शब्द कह रहे हैं, विचार कह रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहा है, तो कठिनाई है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, यदि कोई हम वर्तनी कर रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है, तभी भी कठिनाई है। वर्ण अक्षर को पहचान नहीं पा रहा है, तभी भी कठिनाई है। लेकिन पठन गति और प्रवाह में कठिनाई है, कोई कठिनाई नहीं है। जब छोटा बच्चा है तो क्या एकदम धड़ धड़ इंग्लिश पढ़ लेगा? एकदम धड़ धड़ अंग्रेजी पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। यह तो उसके क्या है, यह तो उसके विचार में ही है कि वह नहीं पढ़ पाएगा, ये नेचर में है कि वह नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए इसे कोई कठिनाई नहीं माना जाता है। जो बालक होते हैं भाई, गलतियां करते हैं, जब वो पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ ही लेगा तो वो छोटा कहाँ रह गया भाई? इसलिए मेरा पहला क्या हो गया? सही हो गया। देखिए 18वां क्या कह रहा है, आज का ये 10वां क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? इसमें भी नहीं है। आप लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया से पढ़िएगा। कह रहा है कि यह सही नहीं है। देखिए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से, यदि देखिए, यदि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, यह बताइए, आपका मन है बहुत क्रिकेट खेलने का, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यदि मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कोई खिला रहा है, तब तो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप चाहते भी हैं हम खेलें और कोई उसे खिला भी रहा है, तो भाई आपको जायज़ है कि आनंद मिलना ही मिलना है, इसलिए मेरा सही है। लेकिन कह रहा है कि सही नहीं है, इसलिए मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा क्या हो प्रदर्शित करती हूँ। यदि आप कोई कार्य करने के लिए एकदम उत्साहित हैं, कार्य करने के लिए क्या है, एकदम उत्साहित हैं, ठीक है ना, आपके अंदर ऊर्जा है, अधिक से अधिक ऊर्जा है आपके अंदर, तो यह बताइए, जब अधिक से अधिक आपका अंदर ऊर्जा है तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। इसलिए ये भी मेरा सही है, क्वेश्चन सही, लेकिन इसमें निगेटिव पूछा है तो ये गलत हो गया। कह वो चुनौती भरी कार्यों को पसंद करते हैं। भाई जब अंदर से आप अभी प्रेरित है तो चुनौती भरी कार्यों को पसंद करबे करेंगे। आपको अंदर से है, हमको 6 बाल पे 6 छक्का मारना है, या कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमको इसको याद तो करना गलत है,
हमको इसको समझ ही लेना है, आपके अंदर से अभी प्रेरित है तो भाई आप उसको समझेंगे, चुनौती लेंगे, लेकिन वह हमेशा सफल होते हैं ऐसी चीज़ नहीं है, यह गलत है। ये बताइए, आप कोई काम करने जा रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना आप हमेशा सफल हो जाएंगे। आप परीक्षा ही दे रहे हैं, मन में सोच लिए आप अभी प्रेरित हैं 100 में 100 पा जाएंगे, मान के चलिए अगर बढ़िया मेहनत किए हैं तो पा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पा सकते हैं, 100 में 100 पा भी सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 100 में 100 पा ही जाए। तो ये हमेशा सफल नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि असफल भी हो जाते हैं। इसलिए मेरा क्या है, चौथा ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, तीसरा तो गलत हो जाएगा, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों का आत्मनिगमन, ठीक है ना, की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का जो आत्मनिगमन है वह किसके ओर संकेत करता है, तो देखिए जो वह किसके ओर संकेत करता है। पहला दिया है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, नहीं यह गलत है। क्या है, गलत है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, ये भी क्या है, गलत है। स्व अनुशासन और शिक्षण, ये भी क्या है, वो अपने सीखने का स्वयं क्या है, पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। देखिए आत्म मतलब क्या हो गया, स्वयं, तो यानी कि यह बिल्कुल एकदम सही है। चौथा ऑप्शन जो मेरा क्या है, सही है, यानी कि वह क्या है कि अपने सीखने में स्वयं अब क्या है, पर्यवेक्षण करने की, पर्यवेक्षण मतलब समझते अपने आप को जांच करें, अपने आप को जांच करें। तो यह बताइए जब अपने आप को बच्चा जांच करेगा तो वो आत्मनिगमन तो हो ही जाएगा। तो यानी कि ये मेरा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है, मतलब सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है, इसको बताना है। देखिए कह रहा है सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों को परिणाम स्वरूप घटित होता है, बिल्कुल सही है। व्यवहार का अध्ययन सीखना होता है, नहीं गलत है। व्यवहार का अध्ययन सीखना क्या है, यह गलत है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। है तो सही था तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा है मेरा क्या है, गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। कह रहा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल होता है। अनअधिगम क्या होता है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो बार बार गलती करेगा ही करेगा, यह उसकी गलती नहीं मानी जाती है, ये भी एक सीखने का हिस्सा माना जाता है। क्या करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि लड़का मेरा पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं जानता है, वो कुछ नहीं सीखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं कुछ सीखा है, फिर भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यह गलतियां जो है वो पढ़ने का एक क्या है, हिस्सा है। आप भी छोटे होंगे तो गलतियां किए होंगे, हम भी छोटे होंगे तो गलतियां किए होंगे, जो भी टीचर कोई भी छोटा होगा तो गलतियां करना उसका स्वाभाविक है, इसलिए वो गलतियां एक सीखने का हिस्सा है। तो यह सही है, तो इसलिए मेरा नहीं पूछा है तो गलत हो जाएगा, चौथा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।